हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अधिगम के क्षेत्रों का मूल्यांकन, इवेल्युएशन और असेसमेंट ऑफ लर्निंग एरियाज। सीखने के एक से अधिक प्रकार हैं। उन्हें तीन क्षेत्रों या पक्षों डोमेन में विभाजित यानी कि वर्गीकृत किया जाता है, जैसे संज्ञानात्मक, एंडरसन एवं क्रैथवॉल। मानसिक कौशल ज्ञान, भावनात्मक, क्रैथवॉल भावना या भावात्मक क्षेत्रों में विकास, मनोवृत्ति। साइकोमोटर, R.H. दवे, मैनुअल या शारीरिक कौशल। सीखने के क्षेत्रों के अध्ययन हेतु ब्लूम के द्वारा वर्गीकृत शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि ब्लूम के शैक्षिक वर्गीकरण एवं उनके मूल्यांकन में क्रैथवॉल तथा R.H. दवे का महत्वपूर्ण योगदान पाया जाता है। अतः अधिगम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण तथा संज्ञानात्मक, भावात्मक तथा साइकोमोटर क्षेत्रों का मूल्यांकन इस प्रकार से है। तो सबसे पहले हम देखेंगे शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण एवं मूल्यांकन। शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण से तात्पर्य शैक्षिक उद्देश्यों को एक व्यवस्थित क्रम प्रदान करना है, जिससे शिक्षा तथा शिक्षण से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को सहायता प्राप्त होती है। ये वर्गीकरण तीन प्रकार के सिद्धांतों पर आधारित है। शैक्षिक सिद्धांत अर्थात एजुकेशनल प्रिंसिपल, तार्किक सिद्धांत लॉजिकल प्रिंसिपल, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण का कार्य बेंजामिन ब्लूम ने किया था। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में R.F. मिगल, B.R. क्रैथवॉल, N. ब्राउनलैंड तथा B.B. मेसिया ने कार्य किया। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया, इसको हम देखेंगे। ब्लूम का शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। ब्लूम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ज्ञानात्मक क्षेत्र अर्थात कॉग्निटिव डोमेन, भावात्मक क्षेत्र अफेक्टिव डोमेन, मनोगत्यात्मक क्षेत्र या क्रियात्मक पक्ष साइकोमोटर और क्रिएटिव डोमेन। ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक क्षेत्र जो कि फर्स्ट पॉइंट पर है। ज्ञानात्मक पक्ष मुख्यतः छात्र के मस्तिष्क से जुड़ा है। ये ज्ञान का सबसे निम्नतम स्तर माना जाता है तथा इसको सर्वप्रथम ब्लूम ने परिभाषित तथा वर्गीकृत किया था। ब्लूम का वर्ष 1956 में दिए गए वर्गीकरण को वर्ष 2000 और 2001 में ब्लूम के शिष्य लॉरेन एंडरसन एवं उनके सहयोगी क्रैथवॉल ने ब्लूम के वर्गीकरण को संशोधित रूप में यानी कि जिसका संशोधन किया गया था प्रस्तुत किया। ये जो ब्लूम का संज्ञानात्मक क्षेत्र है उसको इस प्रकार से देख सकते हैं, यानी कि ब्लूम का वर्गीकरण और एंडरसन एवं क्रैथवॉल का वर्गीकरण, यानी कि 1956 में ब्लूम ने वर्गीकरण दिया, ये बताया गया है इसमें, और 2001 में एंडरसन एवं क्रैथवॉल ने इसका संशोधित रूप दिया, जो इस प्रकार से है। यहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे पहले लिखा हुआ है ब्लूम का वर्गीकरण 1956। मूल्यांकन अर्थात इवेल्युएशन, जिसमें सबसे पहले है संश्लेषण अर्थात सिंथेसिस, विश्लेषण एनालिसिस, प्रयोग एप्लीकेशन, बोध कंपरिहेंशन, ज्ञान नॉलेज। अब जो संशोधित रूप है उसको हम इसके सामने ही देख रहे हैं, जिसमें है क्रिएट यानी कि रचना। जैसा कि सबसे पहले इसमें दिया है मूल्यांकन इवेल्युएशन, विश्लेषण एनालिसिस, प्रयोग अप्लाई, बोध अंडरस्टैंड याद रखना रिमेंबर। क्रैथवॉल के वर्गीकरण को और अधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जिसमें कि पॉइंट्स में लिखा गया है। सबसे पहले है याद रखना अर्थात रिमेंबर, स्मृति से ज्ञान को याद रखना। याद वह है जब सीखी गई या फिर स्मृति का उपयोग करके
जो है उपयोग परिभाषाओं, तथ्यों तथा सूचियों को उत्पन्न करने या पहले सीखी गई जानकारी को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। फिर से इस लाइन को देख लेते हैं। स्मृति से ज्ञान को याद रखना, याद वह है जब स्मृति का उपयोग परिभाषाओं, तथ्यों तथा सूचियों को उत्पन्न करने या पहले सीखी गई जानकारी को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है बोध अर्थात अंडरस्टैंड, विभिन्न कार्यों से अर्थ का निर्माण करना, जिसमें लिखना, ग्राफिक संदेश देना, व्याख्या, अनुकरण, वर्गीकरण, संक्षेप करना, अंतर्ज्ञान, तुलना या व्याख्या जैसी गतिविधियां होती हैं। नेक्स्ट है प्रयोग या अप्लाई, क्रियान्वयन के माध्यम से एक क्रिया को पूरा करना तथा उसका उपयोग करना, संबंधित वस्तुओं को लागू करना या उन परिस्थितियों को बताना है जहां सीखी गई सामग्री का उपयोग मॉडल, प्रस्तुतियों, साक्षात्कार या सिमुलेशन जैसे कार्यों के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं विश्लेषण अर्थात एनालाइसिस, सामग्री या अवधारणाओं को भागों में बांटकर ये निर्धारित करना कि ये भाग एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं या कैसे प्रत्येक भाग एक समग्र रचना या उद्देश्य से संबंधित है जिसमें विविधन तथा व्यवस्थापन किया जाता है। विश्लेषण करने वाला व्यक्ति स्प्रेडशीट, सर्वेक्षण, चार्ट या ग्राफिक द्वारा भागों में जो है उसको बांट सकता है। नेक्स्ट मूल्यांकन अर्थात इवैल्यूएशन, जांच या समालोचना के माध्यम से मापदंड तथा मानकों के आधार पर निर्णय करना, जिसमें आलोचना, अनुशंसाएं तथा रिपोर्ट इत्यादि की जा सकती हैं। नेक्स्ट है बनाना अर्थात क्रिएट, समग्र, सुसंगत या कार्यात्मक तथ्य या वस्तु बनाने के लिए तत्वों को एक साथ जो है रखना, एक नए पैटर्न में या संरचना में तत्वों का निर्माण। इसके लिए उपयोगकर्ता को विश्लेषित तथा मूल्यांकन के लिए भागों को एक नए तरीके के साथ रखना पड़ता है, तभी एक नया उत्पाद या प्रक्रिया बनती है। ये इस वर्गीकरण का सबसे कठिन मानसिक कार्य है। ज्ञानात्मक क्षेत्रों के अंतर्गत भी हम देखेंगे ज्ञानात्मक क्षेत्रों का मूल्यांकन। ज्ञानात्मक पक्ष के मूल्यांकन के लिए कुछ विधियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कक्षा में वार्तालाप, क्लास डिस्कशन, पुराने पढ़े हुए पाठ को पुनः दोहराना, कक्षा में नोट्स बनाना, ऑर्गेनाइज्ड क्लास नोट, ट्यूटोरियल, चार्ट विधि द्वारा जानकारी देना, प्रोवाइडिंग सफिशिएंट इंफॉर्मेशन थ्रू चार्ट, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण अर्थात पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वास्तविक जगत के उदाहरण, रियल टाइम एग्जाम्पल, स्वनिर्णयात्मक क्विज, सेल्फ चेक क्विज, प्रोजेक्ट, कोर्स सेमिनार तथा वाइवा, प्रयोगात्मक प्रश्नोत्तर अर्थात प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड पॉइंट सीखा भावात्मक क्षेत्र, अफेक्टिव डोमेन। ब्लूम, क्रैथवॉल तथा मसिया ने वर्ष 1964 में अपनी पुस्तक टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव डोमेन को भावात्मक पक्ष के शिक्षण लक्ष्यों के वर्गीकरण के लिए प्रस्तुत किया था। भावात्मक क्षेत्र रुचियों, अभिव्यक्तियों, मूल्यों एवं संवेगों से संबंधित है। जब छात्रों में कोई नई रुचि उत्पन्न होती है तो उसके द्वारा सीखे गए व्यवहार के साथ प्रिय या अप्रिय भाव दृष्टिगोचर होता है। जब यह अभिगम उसके भावात्मक क्षेत्र से संबंधित माना जाता है। उल्लेखनीय है कि भावात्मक क्षेत्र को 6 उपभागों में विभाजित किया जा सकता है, जो इस प्रकार से हैं। मूल्य समूह का विशेषीकरण, इसमें सबसे पहले पॉइंट पर आता है व्यवस्था, ऑर्गेनाइजेशन, अवधारणा, अनुमूल्यन, अनुक्रिया तथा ग्रहण करना। तो यहाँ इसको डिटेल में हम देखेंगे। सबसे पहले पॉइंट पर हम देखेंगे कि प्राप्त करना या फिर ग्रहण करना अर्थात रिसीवर। ये छात्रों की संवेदनशीलता को बताता है। इसमें जागरूकता प्राप्त करने की इच्छा तथा नियंत्रित या चयनित योजना का समावेश होता है।
प्रतिक्रिया या अनुक्रिया अर्थात रेस्पॉन्डिंग, यह विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों की उत्तेजनाओं पर सक्रिय ध्यान तथा सीखने के लिए उनकी प्रेरणा को दर्शाता है। इसमें अनुक्रिया में सहमति, अनुक्रिया की इच्छा तथा अनुक्रिया में संतोष आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अनुमूल्यन यानी कि अनुमूल्य वैल्यूइंग, ये छात्रों को मूल्यों के लिए स्वीकृति, वरीयता तथा प्रतिबद्धता तथा दृष्टिकोण को दर्शाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अवधारणा। मूल्यों की अवधारणा के अंतर्गत एक से अधिक मूल्यों का संक्षिप्त विश्लेषण करके ये ज्ञात किया जाता है कि उन समस्त मूल्यों के मध्य पारस्परिक संबंध क्या है तथा उनके मध्य कौन कौन सी विभिन्नताएं हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन अर्थात संगठन। यह मूल्यों तथा मान्यताओं के अंतरीकरण या आंतरिकीकरण को दर्शाता है। इसमें मूल्यों की अवधारणा तथा मूल्य प्रणाली का संगठन आते हैं। जैसे जैसे मूल्य तथा मान्यताएं आंतरिक होती जाती हैं, वैसे वैसे मानने वाला उन्हें प्राथमिकता के अनुसार संगठित करता जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मूल्यों का विशेषीकरण। ये सब व्यक्तियों के मूल्यों पर अभ्यास करने तथा उन्हें स्वीकारने के बारे में बताता है। इसी के साथ हम देखेंगे सेकंड पॉइंट यानी कि भावात्मक क्षेत्र या पक्ष का मूल्यांकन। भावात्मक पक्ष का मूल्यांकन कुछ उपकरणों के द्वारा किया जाता है, जैसे एटीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट या इंटरेस्ट इन्वेंटरी तथा एप्टीट्यूड टेस्ट, स्व रिपोर्टिंग, रेटिंग स्केल, लिकर्ट स्केल, कार्सन स्केल, गटमैन स्केल इत्यादि, थीमेटिक स्केल, चेकलिस्ट। इसी के साथ हम देखेंगे थर्ड पॉइंट क्रियात्मक या मनोगत्यात्मक क्षेत्र या पक्ष। क्रियात्मक मनोगत्यात्मक उद्देश्यों का संबंध छात्रों को शारीरिक क्रियाओं के प्रशिक्षण तथा कौशलों के विकास से होता है। क्रियात्मक उद्देश्यों का पहला वर्गीकरण सिम्पसन ने किया था, जिसमें बाद में दवे ने वर्ष 1970 में सुधार किया। यहाँ पर हम वर्गीकरण को देख रहे हैं। सिम्पसन का वर्गीकरण 1972, दवे का वर्गीकरण 1970। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिम्पसन का वर्गीकरण। जटिल प्रतिक्रिया अनुक्रिया, कॉम्प्लेक्स अवॉइड रेस्पॉन्स। इसमें जो भाग विभाजित किए गए हैं इस प्रकार से हैं: कार्य प्रणाली, निर्देशनात्मक अनुक्रिया, व्यवस्था, प्रत्यक्षीकरण। अर्थात सबसे पहला है जटिल प्रत्यक्ष अनुक्रिया, सेकंड है कार्य प्रणाली, थर्ड है निर्देशात्मक अनुक्रिया, फोर्थ है व्यवस्था तथा फिफ्थ है प्रत्यक्षीकरण। अब हम देखेंगे दवे का वर्गीकरण जो कि 1970 में दिया गया है। सबसे पहले पॉइंट पे आएगा प्रत्यक्षीकरण, सेकेंड पॉइंट पर संयुक्तीकरण, सटीकता, हेर फेर तथा नकल। अब हम इसको विस्तार से समझ लेंगे। इसका जो संक्षिप्त विवरण है संक्षिप्त में ही विस्तार समाहित है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये नकल किसी और की क्रियाओं को देखना एवं उनकी नकल करना इसके अंतर्गत आते हैं, अर्थात इमिटेशन कहे जाते हैं। हेर फेर मैनिपुलेशन, एक कौशल का प्रयोग किसी दूसरे माध्यम से या माध्यम में करना। सटीकता, कौशल के मूल स्रोतों की उपस्थिति के बिना कौशल प्रदर्शन में सटीकता तथा कम से कम गलतियों की संभावना। संयुक्तीकरण, आर्टिकुलेशन, दो या दो से अधिक कौशलों को संयुक्त करके ऐसे कौशलों का विकास करना जो किसी अन्य परिस्थिति में ही प्रयुक्त हो सके। प्रकटीकरण, नेचुरलाइजेशन, दो या दो से अधिक कौशलों को संयुक्त करके क्रमबद्धता तथा निरंतरता व सहजता के साथ किए गए प्रदर्शन जिसमें कम से कम शारीरिक तथा मानसिक श्रम की आवश्यकता हो। इसी के साथ हम देखेंगे साइकोमोटर क्षेत्रों का मूल्यांकन। मनोगत्यात्मक क्षेत्रों का मूल्यांकन कुछ उपकरणों की सहायता से किया जाता है जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है एंडोटल रिकॉर्ड।
इसमें तथ्यात्मक विवरण शामिल किया जाता है। शिक्षक छात्र के जीवन में जो सार्थक घटनाओं को देखता है उसे एक रिकॉर्ड के रूप में एकत्रित करता है। यही रिकॉर्ड मूल्यांकन में सहायक होता है। चेकलिस्ट मुख्य रूप से रिकॉर्डों की लिस्ट होती है जो सीखने की गतिविधियों के मूल्यांकन में उपयोगी होती है। इस लिस्ट में पूरी प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। ये सीखने के क्रम में विद्यार्थियों के लक्षणों तथा विशेषताओं का मूल्यांकन करती है। नेक्स्ट देखेंगे रेटिंग स्केल। ये एक मानकीकृत या मानकीकृत तरीका है। इसकी सहायता से शिक्षार्थी की व्यवहार की व्याख्या छात्रों को व्यक्तिगत रूप से चिन्हित कर लिया जाता है। इस स्केल में व्यक्ति के गुण को दर्शाया जाता है। ये अंकीय तथा ग्राफीय दोनों रूपों में हो सकता है। नेक्स्ट है क्रिटिकल इंसिडेंट तकनीक। इसकी सहायता से किसी घटना का व्याख्यात्मक, विश्लेषणात्मक तथा समाधान परक मूल्यांकन होता है। इसके तहत छात्रों के प्रदर्शन को रिकॉर्ड कर उसका मूल्यांकन किया जाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।